नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ग्रीन गेम्स और ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। पर्यटन स्थलों और खेल आयोजनों में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यवसायों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि उत्तराखंड को स्वच्छ और हरित राज्य बनाया जा सके। सरकार इस पहल के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है और इसी के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बाबा केदारनाथ के स्वरूप जैसा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में विरोध भी हुआ। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिख दिए गए और आपको बता दें कि इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों के पत्र मिले हैं जिनको लेकर वहां की सरकार से बात की जाएगी। केदारनाथ जैसा केदारेश्वर का निर्माण किया गया। सपा मुखिया के जो है इस मंदिर का निर्माण कराया। धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी लोगों की तरफ से पत्र लिखे गए हैं और उनकी इस पर जो है पत्रों पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जो है पत्र मिले हैं जिसको लेकर यूपी सरकार से बात की जाए। सीएम यूपी सरकार से बात करेंगे। उन्होंने इस बात को कहा है केदारनाथ जैसा केदारेश्वर निर्माण किया गया। जहां पे बता दें कि सपा मुखिया ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसको लेकर नाराजगी और भी देखने को मिली है। लोगों ने इसका विरोध भी जताया और इस कड़ी में जो है लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम जो है पत्र भी लिखे और जिसमें इस पत्रों में जो है इस मामले से लेकर जो है अवगत कराया, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले से जुड़े हुए कई पत्र हमें मिले हैं जिसको लेकर जो है यूपी की सरकार से बात की जाएगी। उधर उत्तराखंड में इस साल जो है गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे किसानों के खेतों में पहुंचे और सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों की ओर घोर जो है उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाकर उनकी घोर उपेक्षा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। तुमने उनको आगे अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं। बाकी जो है कोई वही जो राम रचि रहा था, जो लोगों के दिमाग में है, जनता ने जो सोचा है वही होगा। लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है क्योंकि हम विपक्ष से हैं। हमको जनता का बड़ा सवाल है, उस सवाल को उठाना चाहिए। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, जैसे इकबालपुर चीनी मिल है, हमने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे, अब हमने उनको वो सॉल्यूशन बताया है जिस सॉल्यूशन को हम सरकार में आएंगे 2027 में लागू कर सकें।
हमने कहा 25-25 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 साल में किसानों का पेमेंट कर दो। सरकार को कैसे चेताया जाए। अभी विधानसभा में हमारे विधायकों ने मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी किसानों के बीच में छोल में ही पहुंच गए, जहां सुलाई कर रहे हैं किसान जो है, वहां से ही इनको मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, यही अच्छे दिन थे क्या? किसानों की आय आप दुगनी करने की बात करते थे, पूरा सीजन गन्ने का चला गया है, लेकिन आपने गन्ने का मूल्य भी घोषणा करने तक की, पर्चियों पर रेट डालने तक की भी आप जो है किसान के लिए इतना भी नहीं सोच रहे हैं। तो किसानों को तो इन्होंने अवॉइड किया हुआ है, खासकर गन्ना किसानों को, और इसी के लिए आप लोगों को आज बुलाया है। कृपया आपके माध्यम से इनके लोगों तक पास आवाज चली जाए। उधर समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। आपको बता दें कि जिसकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए यह पहल की गई है, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएं हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहां पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज है, इनको किस तरह से वहां रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था, और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। उधर देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग जो है शामिल हुए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। स्वच्छता को लेकर जो है नागरिकों से भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है, जिससे कि नगर पालिका को स्वच्छ और बेहतर बनाया जा सके। स्वच्छता को लेकर कार्यशाला का भी जो है आयोजन लगातार समय समय पर किया जा रहा है और नागरिकों से भी यहां पर स्वच्छता को लेकर जो है उस मुद्दे से जुड़े हुई बिंदुओं को रखा जा रहा है सामने और उनसे जो है इसके मानकों पर जो है फीडबैक भी लिया जा रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार प्रशासन जो है प्रयासरत है, जिससे कि बेहतर और स्वच्छ नगरपालिका को रखकर जो है इसको रैंकिंग में लाया जा सके, रैंकिंग में सुधार किया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। उधर उत्तराखंड की जैविक और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून में यूनाइटेड नेशन एंड
एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ने उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड के साथ मिलकर कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया और इस दौरान सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस दिल्ली से आए मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिजित सेन गुप्ता ने बताया कि कृषि उत्पादन को सिर्फ आर्थिकी के तौर पर न देखा जाए बल्कि प्राकृतिक, सामाजिक और मानवीय के साथ साथ निर्मित पूंजी के रूप में भी जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जैविक और कृषि वानिकी की बेहतर संभावना है, जिसको देखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर और के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन, काश्तकार, उद्यमी और किसानों ने प्रतिभाग किया है। सभी ने उनकी चुनौतियों और समाधानों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि उत्पादन को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। जैविक कृषि वानिकी की बेहतर संभावनाओं को तलाशने की कड़ी में जो है एक कदम इसको देखा जा रहा है, जहां पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें कि तमाम तरीके से किसान, उद्यमी और इससे जुड़े हुए संबंधित व्यक्ति, गणमान्य लोग और संस्थान के भी प्रमुख इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 2 दिवसीय कार्यशाला का इसमें शुभारंभ किया गया और कृषि उत्पादन को लेकर इस सभा में जो है चर्चा हुई। जैविक कृषि वानिकी को किस तरीके से बेहतर किया जाए और किस तरीके से बेहतर जो उम्मीदें हैं उनको तराशने की यहाँ पर कोशिश, उस तरफ जो है एक कदम बढ़ाने की कोशिश, जैविक कृषि वानिकी की बेहतर संभावनाओं की तराशने के लिए यहाँ पर ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके बारे में जानकारी भी साझा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनपद पौड़ी के लिए की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। बता दें कि जनपद पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी की जनपद पौड़ी के लिए की गई घोषणाओं को 100% पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ पूरी गंभीरता से उन पे काम किया जा रहा है और अधिकांश घोषणाएं हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है। कुछ घोषणाएं हैं जो कि शासन पे धनराशि के लिए गई हुई हैं और बाकी जो जिले स्तर की योजनाएं वो संपूर्ण पूर्ण हो चुकी है। राकेश गिरी जी भाई साहब चुनाव के प्रभारी है। राकेश आगामी पंचायत चुनावों की दृष्टिगत अल्मोड़ा में मतदाता सूची का संशोधन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत जनपद में निर्वाचन नामावलियों को संशोधित करने का कार्य 22 मार्च तक किया जाएगा। इसके लिए सभी खंड विकास कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वह नामावलियों की त्रुटियों को जल्द दूर करें ताकि चुनावों की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारी खुली बैठकें हो रही हैं क्योंकि हमारी पंचायत जो चुनाव आने वाले हैं उसकी निर्वाचन की जो हमारी इलेक्टोरल रोल्स हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर हमारे इन इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो डिस्कशंस में खुली बैठकें हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड अपने ऑब्जेक्शंस, अपने नेम करेक्शंस और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप जरूर उन्हें हमें प्रॉपर अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में दीजिएगा सो दैट हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी हमारे अल्मोड़ा की जनता है, इसमें उनका नाम सही रहे और अगर कोई त्रुटि होती है तो वो त्रुटि ठीक हो जाए। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग खुली बैठकों में जितनी भी हमारी बैठकें हो रही है उसमें प्रतिभाग कीजिएगा एंड अगर कोई और इशू भी रहता है तो आप लोग हमारे ब्लॉक ऑफिसेज में भी जा सकते हैं जिनकी पांडुलिपियां पड़ी हैं और अपने गांव के या कोई भी इशू हो उनको देख सकते हैं पांडुलिपियों को और अपने इश्यूज को नोट करा सकते हैं ताकि हम इस कार्यक्रम को और जो हमारे इलेक्टोरल रोल है उसको बहुत क्लीन बना सके। आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का पीए बनकर होटल मालिक को ठगने वाले एक युवक को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पिछले 5 दिनों से नगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित होटल उदयमान आर्किड में रौब जमा कर ठहरा हुआ था। संदेह होने पर पुलिस ने शिकायत की
इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। कोतवाली में एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति पिछले 5 दिनों से खड़खड़ी क्षेत्र के एक होटल में रह रहा है और वहां की सभी सुख सुविधाओं को एक व्यक्ति बीसीसीआई अध्यक्ष के निश्चित सचिव का हवाला देते हुए वहां की सुख सुविधाएं का उपयोग कर रहा है। साथ में अन्य लोगों से भी संपर्क करके उनको काम कराने की बात कह के उनसे पैसों की भी डिमांड कर रहा है। यह प्रकरण जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तत्काल एसएचओ द्वारा इसमें बीएनएस के संबंधित धारा 334 और 340 के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा इस तरीके का एक फर्जी तरीके से अपने आइडेंटिटी आई कार्ड बना के लोगों को प्रभाव में लेके उनसे पैसे ऐंठने की नियत से ये कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने आज इसको हिरासत में लेके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है और इसके पूर्व के जो इतिहास है उसके बारे में भी हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से बाहर हूं। साथ ही मेरा 39 साल का कैरियर है जिसमें पार्टी ने मुझे 6 बार चुनाव लड़ाया है, जिसमें मैं संतुष्ट हूं। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। उधर भीमताल के नौकशियाताल में हेलीपैड निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने पर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा नौकशियाताल में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता है। वासियों के विशेष आग्रह पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ की है और हमारे लोग सीधे अब यहाँ से देहरादून से नगुचाताल यहाँ पर हेली यात्रा कर सकते हैं और जो भी टूरिस्ट बाहर का आएगा वो अगर मेरे नगुचाताल में उतरेगा तो दूसरे नगुचाताल में भी रुकेगा और भीमताल भी जाएगा और दूसरे हमारे जो पर्यटक स्थल है वहाँ भी जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। होली के त्योहार को देखते हुए ऋषिकेश कोतवाली में एसपी देहात जया बलूनी ने शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ में बैठक की। बता दें कि बैठक में होली के पर्व को शांति से संपन्न कराने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में शहर की समस्याओं को लेकर एसपी ने सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने नशे के अवैध कारोबार का मुद्दा उठाया और शराब की अवैध बिक्री को रोकने की मांग की। इस संबंध में आज ऋषिकेश कोतवाली में जो शहर के नगरवासी हैं उनके पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और इस संबंध में और भी बातों पर चर्चा हुई। एक तो हमारा होली का त्योहार बहुत अच्छे से निकले, उसमें सजेशंस बताए गए और निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आगामी 4 धाम यात्रा है उसमें यातायात व्यवस्था को लेकर और जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल है उसमें जो सबसे अपेक्षाएं हैं, सबने बहुत समझदारी से इसमें काम किया है, उसके संबंध में कि हमारे जो शहर का माहौल है बहुत अच्छा रहा, इस संबंध में ही सबसे चर्चा की। लिखने का भी 500 रुपए लग जाए फेसबुक पे तो ऑटोमेटिक आधे से ज्यादा जैसे बैठ के उल्टी पी रहे हैं। अखबार भाजपा मीडिया प्रभारी ऋषिकेश सबको मेरा प्रणाम। मैं लिखने का भी 500 रुपए लग जाए फेसबुक पे तो ऑटोमेटिक आधे से ज्यादा जैसे बैठ के उल्टी पी रहे हैं। अखबार भाजपा मीडिया प्रभारी
उधर सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में घर घर महिला होली की धूम मची हुई है। आपको बता दें कि महिला होल्यार ढोलकी और मंजीरे थाप के साथ पारंपरिक महिलाओं द्वारा ब्रज, वृंदावनी, कुमाऊनी, खड़ी होली, साथ साथ झोड़ा, चाचरी वाद्य यंत्रों के साथ होलिका गाती आपको बता दें मांगलिक देवी देवताओं को भी प्रस्तुत कर रही हैं। होल्यारों का कहना है कि होली पर्व पर महिलाओं द्वारा होली गायन किया जाता है, साथ ही अपनी कला का प्रदर्शन भी करती हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये महिला होली, आज मेरे घर में महिला होली है और ये होली वैसे पौष के महीने से शुरू हो जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद जो ये एकादशी के बाद रंग पड़ता है तो होली अपने फुल फॉर्म में आ जाती है उस समय। उसके बाद घर घर में होली होती है, हर घर में होली होती है। महिला होली, खड़ी होली, बैठकी होली और महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है कि होली का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है और बस यही। उधर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी की भी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए बारिश की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूंगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहां पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। राज्य की उन्नति, खुशहाली और सुख शांति की प्रार्थना को लेकर ऋषिकेश कोतवाली में सुंदरकांड का पाठ, हवन और पूजा अर्चना हुई। बता दें कि पूजा अर्चना में एसपी देहात जया बलूनी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कार्मिक शामिल हुए। इस पूजा अर्चना में राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में मैत्री स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे। उन्होंने सुंदरकांड के पाठ के साथ पूजा अर्चना में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूजा के बाद कोतवाली में प्रसाद के तौर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए और उन्होंने राज्य की उन्नति और सुख शांति के लिए की गई इस पूजा अर्चना की जमकर सराहना की। उधर हरिद्वार में जंगली हाथियों के रिहायशी कॉलोनी में घुसने पर कुछ शरारती तत्व हाथी को उकसाने और छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक शराबी द्वारा हाथी को उकसाने के बाद कुछ लोगों की भीड़ भी जंगली हाथी के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रही है। वीडियो जगजीतपुर क्षेत्र की किसी रिहायशी कॉलोनी का है, जिसमें कुछ युवक हाथी के पीछे दौड़ते रहे। बता दें कि हरिद्वार के डीएफओ की ओर से जंगली हाथियों को न उकसाने और छेड़छाड़ न करने को लेकर हिदायत दी गई थी। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार्क के पास में एक युवती ने गंग नहर में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि वहीं ड्यूटी पर तैनात सीपीयू के जवान ने तत्परता दिखाते हुए नहर से युवती को सकुशल बाहर निकाल लिया और युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस युवती के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और
सहारनपुर में से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 68 वर्षीय बुजुर्ग खनन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। अभियुक्तों के कब्जे से मृतक के खाते से निकाले गए 4,80,000 रुपए में नगद, चेक, एफडी और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। अपने चाचा की गुमशुदगी के संबंध में थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो चाचा जी उनका कोई कहीं उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी, रिटायर हो चुके हैं और अकेले यहाँ पर किराए पर रायपुर क्षेत्र में रहते थे और कभी कभार महीने में उनकी 15 दिन में उनसे उनकी कभी वार्ता हो जाती थी और चूंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, अपना खुद भी दिखवा रहे थे, इस कारण वो धार्मिक क्रियाकलापों में कभी प्रयागराज कभी अन्य जगह चले आते थे। इस आधार पर उन्होंने एक शिकायत बताई और इसके बाद उनको इस पर गुमशुदगी जब दर्ज की गई थी तो उनकी जब कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई और अन्य चीजों की जानकारी की गई तो पता चला कि उनके टच में एक वहां जहां पर किराए पर रहते थे उनसे फेमिलियर होकर एक व्यक्ति जो ई रिक्शा का काम करता था, जो उनको दवा और मेडिसिन के लिए भी कहीं ले आता था, इलाज के लिए भी ले आता था और उनके अन्य घरेलू कामों में भी हाथ बटाता था। कहीं न कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।